हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पार्ट 4। पिछले जो लेक्चर्स थे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हमने उनमें स्टडी किया था कि रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह से हो रही है, उसके कुछ इनिशियल जो स्टेप्स है वो स्टडी किए थे। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, ग्लाइकोलिसिस यानी सुक्रोज या ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है और साथ साथ उसमें ATP एंड NADH मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं, हमने उसमें से प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से। और उसके बाद जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर मॉलिक्यूल बनता है पायरुवेट, वो क्रैब साइकिल में जाता है। क्रैब साइकिल से हमको फिर से कुछ ATP मॉलिक्यूल्स और कुछ NADH एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं। तो अब ATP जो डायरेक्टली बना है, जिसको सबस्ट्रेट लेवल ATP कहते हैं, वो तो एज इट इज़ यूज हो जाता है, उसको प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन NADH एंड FADH2 जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो उनको यूज़ किया जाता है एज इलेक्ट्रॉन डोनर और उनसे एनर्जी जो है हार्नेस की जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स। एंड जब वो प्रोटॉन मूव करता है तो ATP प्रोड्यूस होता है, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो NADH एंड FADH2 जो है उनसे एनर्जी हार्नेस की जाती है और उनसे फिर ATP, उस एनर्जी को ATP बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वो एनर्जी क्या है, एक तरह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स है और NADH एंड FADH2 इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर फिर से देख लिया जाए, वो जो डोनेशन, जो एनर्जी हार्नेस करने का प्रोसेस है, वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है। तो उसमें हमने क्या स्टडी किया था लास्ट टाइम कि एक NADH क्रैब साइकिल में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, इंटरनल है, तो वो 10 प्रोटॉन्स पंप आउट करेगा, which will be equivalent to which will produce or generate 2.5 ATP molecules या equivalent to 3 ATP molecules। ठीक है, और 1 NADH जो एक्सटर्नल है, बाहर से आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बना, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में बनता है जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, तो वहां से अगर NADH आ रहा है तो वो सिर्फ 6 प्रोटॉन्स जो है पंप कर सकता है और 1.5 या इक्विवेलेंट टू 2 जो है उसमें ATP फॉर्म होते हैं। और इसके अलावा जो क्रैब साइकिल में FADH2 मॉलिक्यूल बनता है, तो वो एक FADH2 मॉलिक्यूल 6 प्रोटॉन्स को पंप आउट करता है, which generates 1.5 और इक्विवेलेंट ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना कि इंटरनल NADH जो है वो 2.5 या इक्विवेलेंट टू 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनाएगा। 1 NADH 1.5 या इक्विवेलेंट ऑफ 2 ATP बनाएगा और एक FADH2 1.5 या इक्विवेलेंट ऑफ 2 जो है ATP मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो कुछ बुक्स में क्या होता है, 2.5, 1.5 एंड 1.5 के अकॉर्डिंग ATP का मॉलिक्यूल्स जो है नेट गेन या नेट प्रोडक्शन काउंट की जाती है, और कुछ बुक्स में 3, 2 इसके अकॉर्डिंग काउंट की जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। इस वजह से कहीं आपको मिल सकता है 36, कहीं आपको मिल सकता है 32, थोड़ा चेंज हो सकता है इस वजह से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि सुक्रोज और ग्लूकोज पे कितने हमको ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। रेड कलर में जो हैं वो राउंड फिगर में हैं, जैसे हमने यहाँ पर बताया ना, 2.5 एंड इक्विवेलेंट टू 3, तो ऐसे ही यहाँ पर हमने 1.5 या इक्विवेलेंट ऑफ 2 रख दिया है। ठीक है, तो 4 को या तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों तरह की कैलकुलेशंस दे दी हैं, जिससे हम क्लियर आइडिया एक तरह से ले सकें कि किसमें कितने ATP, कौन सी अगर हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो कितने ATP मॉलिक्यूल्स हमको मिलते हैं।
तो सबसे पहले देखेंगे ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट करते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है, उसमें एज इट इज मॉलिक्यूल्स बनेंगे 4 एटीपी। सुक्रोज की बात करते हैं पहले, सिर्फ सुक्रोज की बात करेंगे तो 4 सबस्ट्रेट लेवल एटीपी हमको डायरेक्टली मिलते हैं। 4 NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो वो 4 NADH मॉलिक्यूल्स को हम एटीपी, एक तो ये देखो कि ये NADH कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोप्लाज्म में। तो एक्सटर्नल NADH है ये, तो वो जो है 1.5 या इक्विवेलेंट ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स देगा। और 4 ऐसे NADH है तो 4 इंटू 1.5 या 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा 6 या 8। ठीक है, ब्लैक कलर से जो लिखे हैं वो हम 1.5 2.5 के अकॉर्डिंग लेंगे, डेसिमल्स वाले कैलकुलेशन लेंगे। और जो रेड में है वो राउंड द फिगर 2 या 3 के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो अगर 1.5 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो 6 एटीपी बनाएगा 4 NADH। और अगर 2 एटीपी बन रहे हैं एक एक्सटर्नल NADH से, तो 4 एक्सटर्नल NADH कितने बनाएंगे, 8 एटीपी। ठीक है, ये हो गया ग्लाइकोलिसिस, उससे कितने एटीपी बन रहे हैं। अब आती है सिट्रिक एसिड साइकिल की बात। तो उसमें भी 4 सबस्ट्रेट लेवल एटीपी बनते हैं। ठीक है, और 4 FADH2 बनते हैं। ध्यान रखो ये सुक्रोज की बात हो रही है, सुक्रोज में 4 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो 4 साइकिल्स होंगी सिट्रिक एसिड की। ठीक है, तो एक साइकिल में एक ATP, एक FADH2 एंड 4 NADH जो है वो बनते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4 ऐसी साइकिल्स होंगी, तो 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल के, 4 FADH2 एंड 16 NADH बने। अब FADH2 जो है वो इंटरनल है, और वो कितने मॉलिक्यूल्स बनाता है ATP के, 1.5 या इक्विवेलेंट ऑफ 2। यहाँ पर देख सकते हैं 4 इंटू, या तो 1.5 के अकॉर्डिंग लेंगे या कंप्लीट उसकी राउंड फिगर कर देंगे 2 के अकॉर्डिंग। तो या तो 6 मॉलिक्यूल्स बनाएगा या 8 मॉलिक्यूल्स बनाएगा ATP के। ऐसे ही 16 NADH है। ये ध्यान रखो यहाँ पर ये जो NADH है ये इंटरनल है। सिट्रिक एसिड साइकिल में जो NADH बनता है वो इंटरनल है। और इंटरनल NADH कितने ATP मॉलिक्यूल्स बना सकता है, 2.5 या इक्विवेलेंट ऑफ 3। तो अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो हमें 40 ATP मिलेंगे, और इक्विवेलेंट टू 3 देखेंगे तो हमें 48 ATPs मिलेंगे 16 NADH से, एक सुक्रोज मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो टोटल अगर हम करके देखें, अगर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम टोटल करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस से सिट्रिक एसिड साइकिल के सारे कैलकुलेट करके देखें, टोटल हमारे पास 60 ATP पर सुक्रोज मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है, और अगर पॉइंट को अगर हम देखेंगे, सॉरी इक्विवेलेंट को अगर हम देखेंगे 2 ATP 3 ATP इस तरह से, तो हमारे पास टोटल यहाँ रेड में देखो 72 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैलकुलेशन कर रहे हो तो किसके बेसिस पर कर रहे हो। अब दूसरी बात आती है ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या होगा, सुक्रोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो और एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट बनाता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, जो ग्लूकोज के लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे वो हाफ हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज के लिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से ATP ग्लाइकोलिसिस में 2 बनेंगे, और NADH जो है वो हमारे पास कितने बनेंगे, 2। ठीक है, और ऐसे ही सिट्रिक एसिड साइकिल हो जाएगा, 2 होंगे। और इन्हीं का जो देखो, जो सुक्रोज का है ना, इन्हीं का हम हाफ कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो हाफ ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल होता है, 1/2 ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल। तो जितने ATP यहाँ पर बन रहे हैं उसके हाफ यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन हमने सुक्रोज के लिए की थी वो कैलकुलेशन यहाँ पर हाफ हो जाएगी। ब्लैक कलर में जो है वो पॉइंट डेसिमल जो है उनके अकॉर्डिंग
कैलकुलेट की है, और जो रेड कलर में है वो इक्विवेलेंट राउंड फिगर से कैलकुलेट की है। तो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर हम NADH FADH2 1.5 या 2.5 पर एक तरह से ATP बनाते हैं, तो हमें 30 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एक ग्लूकोज से, ठीक है। और 36 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे अगर हम राउंड फिगर ले लेते हैं, 2 ATP molecules from FADH2 और 3 molecules from ATP molecules from NADH, तो 36 हमको ग्लूकोज जो है ATP molecules देगा। तो जो मोस्ट कॉमनली जो यहाँ पर नोटिस होता है अगर हम कैलकुलेशंस को देखें, तो वो 36 ATP formed ATP molecules are formed via aerobic glycolysis and citric acid cycle। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होती है ग्लूकोज की, तो हमें जो मोस्ट कॉमनली साइटेड नंबर है वो 36 है, 36 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और अगर सुक्रोज की बात होती है तो 72 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये है यूकैरियोट की बात। अब नीचे हम देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स जो हैं वो 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनाते हैं पर ग्लूकोज। यूकैरियोट्स 36 ATP बनाते हैं पर ग्लूकोज। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्वेश्चंस में बहुत बार ये पूछा जाता है, तो कई बार क्वेश्चंस में जो है डाटा में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। 38 ATP मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्रोकैरियोट के लिए पूछा गया है या यूकैरियोट के लिए पूछा गया है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्यों है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो है स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वेरी करता है नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस इन टोटल। प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा एफिशिएंटली काम होता है और ज़्यादा ATP मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। यूकैरियोट्स में ये थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है कैलकुलेशंस कि ATP मॉलिक्यूल्स पर सुक्रोज या पर ग्लूकोज कितने बनेंगे, ठीक है। साथ साथ हम पॉइंट वाली कैलकुलेशन लेंगे 1.5 या 2.5 वाली, या फिर उसको राउंड द फिगर कर देंगे, राउंड फिगर लेंगे 2 या 3 ATP मॉलिक्यूल्स पर NADH या FADH2। ये चीज़ जो है डिसाइडिंग फैक्टर है जब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड पर सुक्रोज या पर ग्लूकोज, ठीक है। तो ये था ATP मॉलिक्यूल्स एरोबिक एक तरह से रेस्पिरेशन में कितने बनते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट होता है ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, ठीक है। ये साइटोसोल या प्लास्टिड में होता है ये पाथवे, और इसको मोनोफॉस्फेट हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट क्यों कहा गया है? बिकॉज ग्लाइकोलिसिस जब होती है, जो कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, उसको ये एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है, ठीक है। शंट का मतलब क्या होगा? एक तरह से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऑल्टरनेट प्रोवाइड करना, एक चैनल प्रोवाइड करना, ठीक है। तो उसको हेल्प प्रोवाइड करना, एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो होता है शंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे जो है वो एक ऑल्टरनेट रूट या शंट प्रोवाइड करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को या ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर शंट का यूज हुआ है। और वैसे देखा जाए तो ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो कहा जा सकता है इसको, बिकॉज पेंटोज फॉस्फेट जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, वो यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ फीचर्स अगर हम देखें तो एक तो साइटोसोल साइटोप्लाज्म या प्लास्टिड में ये होता है, और एक ऑल्टरनेट रूट है ग्लाइकोलिसिस के लिए, ठीक है।
और ग्लिसरल्डिहाइड 6 फॉस्फेट जो है ये इसका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस से ये बहुत जगह जो है हेक्सोस फॉस्फेट और इस तरह से अलग अलग जगह से ये उससे कनेक्टेड रहता है ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है। और इसकी सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो NADPH बनाता है, ठीक है। इससे पहले ग्लाइकोलिसिस में क्या बना था, NADH, और ये क्या है, NADPH। NADPH में एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप होता है और ये जो रिडक्टिव एक तरह से रिएक्शंस होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस है जो साइटोप्लाज्म में होनी है, सिर्फ ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शन, जो रिडक्टिव रिएक्शंस होती है सिर्फ उनके लिए यूज होता है। NADH जो यूज होता है वो ATP की फॉर्मेशन में यूज होता है, ठीक है। NADPH जो है वो ज़्यादा उसका पर्पस ATP फॉर्मेशन के लिए नहीं होता ज़्यादा, साइटोप्लाज्म में जो रिएक्शंस हो रही हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, जबकि NADH जो होता है उसका मेन पर्पस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ATP फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा इसका सिग्निफिकेंस है, तो NADPH बना रहा है पहला तो, और जो साइटोप्लाज्म में रिएक्शंस हो रही हैं वहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और दूसरा इसका सिग्निफिकेंस है पेंटोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो है वो बनाता है ये, जो पेंटोज फॉस्फेट है, राइबोज 5 फॉस्फेट, सेलुलोज 5 फॉस्फेट, तो इस तरह से ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं ये यूज होते हैं राइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, और ये शुगर मॉलिक्यूल्स जो है न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो इसका वहाँ पर सिग्निफिकेंट रोल है। तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है इस पाथवे का वो है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, 4 कार्बन कंपाउंड है, तो 4 कार्बन शुगर है, ये रिक्वायर्ड होती है अमाइनो एसिड, लिग्नेंस एंड फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं उनकी बायोसिंथेसिस के लिए। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट काफ़ी सारे इस तरह के जो प्रोसेस हैं जिसमें अमाइनो एसिड सिंथेसिस है, लिग्निन है इसका सिंथेसिस है, एंड फ्लेवोनॉइड्स इनके सिंथेसिस में ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमको इस पाथवे से मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पाथवे है कहाँ पर। इसको एक बार थोड़ा सा कंपेयर कर लो। सेंटर में साइटोप्लाज्म में फर्स्ट है मार्क किया हुआ ग्लाइकोलिसिस, मेन इवेंट है, मेन रिएक्शंस इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं पायरूवेट वगैरह, और वहाँ पर ATP फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा एंड प्लास्टिक में होगा। ये ऑल्टरनेट रूट्स प्रोवाइड करते हैं इंटरमीडिएट्स की मूवमेंट के लिए, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये करते क्या है। ये भी रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर रिलीज होगी, ठीक है। इस पाथवे में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, ठीक है। तो ये एक ऑल्टरनेट रूट है इसलिए इसको शंट कहा गया है, ऑल्टरनेट पाथवेज प्रोवाइड किया गया है। और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट का नाम आया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वो शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। हेक्सोज मतलब 6, ठीक है, और फॉस्फेट मोनोफॉस्फेट है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग कंपाउंड है, ठीक है। और सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटेलाइज करेगा और कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो है वो यहाँ पर एक तरह से बनता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है इसको कैटेलाइज करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, यूटिलाइज करता है NADP
उसको रिड्यूस करेगा NADPH में, और वो एक एनर्जी मॉलिक्यूल है बाकी दूसरी रिएक्शंस के लिए जो साइटोप्लाज्म में होती है उनके लिए। तो एक NADPH मॉलिक्यूल बनता है इस स्टेप में, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो है, ये इसमें मेन जो है फिलहाल 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो है यही बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर NADPH जो है वो बनता है। ये जो स्टेप है, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ठीक है। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था ये ओपन हो जाता है, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा पहले तो, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। ये इस पाथवे का इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन, NADP जो है इसकी कंसंट्रेशन इस पूरे पाथवे को डिटरमाइन करती है, इसकी स्पीड को या पेस को डिटरमाइन करती है, ठीक है। अब यही एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज फिर से एक्ट करता है, एक और कैटालिसिस करता है, और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट को कन्वर्ट करता है 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल में। वो क्या है? राइबोलोज 5 फॉस्फेट। इस प्रोसेस में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, 6 कार्बन से 5 कार्बन शुगर बनी है, और जो एक कार्बन थी वो एज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। साथ ही यहाँ पर NADP से NADPH मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, और टोटल अब हमारे पास इस एक एंजाइम की हेल्प से 2 NADPH मॉलिक्यूल बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एंड एक राइबोलोज 5 फॉस्फेट कंपाउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा? राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है वो 2 तरह के कंपाउंड बना सकता है। पेंटोज फॉस्फेट आइसोमरेज अगर एक्ट करेगा एंजाइम तो राइबोज 5 फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। राइबोलोज से राइबोज आइसोमर है इसमें। और अगर पेंटोज फॉस्फेट एपिमरेज एक्ट करेगा तो यहाँ पर ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट हमको मिलेगा, ठीक है। तो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट एंड राइबोज 5 फॉस्फेट जो है हमको ये कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो 2 अगर राइबोलोज हैं तो उनमें से एक ने राइबोज बनाया, राइबोज 5 फॉस्फेट बनाया, एक ने ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनाया। ये 2 कंपाउंड्स हमारे पास आ जाते हैं, और ये दोनों ट्रांसकीटोलेज की हेल्प से, ट्रांसकीटोलेज जो एंजाइम है उसकी हेल्प से उस कैटालाइज होती है रिएक्शन, और रिजल्ट में क्या देते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, ठीक है। 5 carbon from ribose 5 phosphate and 5 carbon from xylulose 5 phosphate, टोटल 10 कार्बन्स आ गए हमारे पास। तो ट्रांसकीटोलेज जब यहाँ एक्ट करेगा तो 3 कार्बन का ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा, ठीक है, एंड 7 कार्बन का सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बनाएगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। ऐसे ही एक और नेक्स्ट स्टेप जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस का, कैटालाइज होगा ट्रांस एल्डोलेज की प्रेजेंस में, और वो क्या करेगा? 3 कार्बन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 7 कार्बन सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, इन दोनों से मिलकर ये 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, 6 कार्बन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड 4 कार्बन इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। 6 + 4 10, तो टोटल यहाँ पर 10 जो है दोबारा से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये 2 कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे। अब इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है ये क्या कर सकता है? सेल्यूलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड के साथ ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में कैटालिसिस होगा, और रिजल्ट में हमको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो मिलता है, 3 कार्बन कंपाउंड।
4 कार्बन इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के और 5 कार्बन ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के, जो 4 और 5 कितने हो गए 9 टोटल। ठीक है, तो एक तो हमको मिल जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, दूसरा हमको मिलेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 कार्बन कंपाउंड है और एक 9 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेट पाथवे आया ना यहाँ पर हमारे पास, एक ऑल्टरनेट रूट दिया है इन्होंने और उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो है वो ग्लाइकोलिसिस में या और जो बाकी पाथवेज हैं या प्रोसेसेस हैं उनमें यूज हो सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है हमको मिल जाता है। ठीक है, ट्रायोज पूल बनेगा और एक हेक्सोज पूल जो है वो बनाने में भी हेल्प करता है, उनमें कंट्रीब्यूट करता है। ये तो था इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट पर ट्रांसकीटोलेज का एक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है आइसोमेरिक फॉर्म, because glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate are isomers। यहाँ पर हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और ये एक जो है दोबारा से हम यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में हम उसको यूज कर सकते हैं, या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस में आगे यूज हो सकता है। ठीक, और इस तरह से फॉर एग्जांपल अब देख लो हमारे पास मान लो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा हो गया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जब हो रही है तो क्या होगा, वो ये वाला पाथवे फॉलो करेगा, 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, उससे फिर राइबोलोज 5 फॉस्फेट, फिर राइबोज एंड जाइलोज, इस तरह से इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, इस तरह के कंपाउंड्स जो हैं वो बन सकते हैं। और ऑल्टरनेट एक तरह से पाथवे हमारे पास आता है, ऑल्टरनेट प्रोसेस या रूट्स हमारे पास आ जाते हैं, जिससे जो है कुछ और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसकी बजाय दूसरी जगह वो फिर प्रोडक्ट्स देती है, ठीक है, कहीं और कंट्रीब्यूट करती है। So this was about पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, PPP कहा जा सकता है इसको, और या फिर इसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट कहा जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव रूट फॉर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, और वो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द रिएक्शन, आपको थोड़ा समझ में आई होगी। स्टार्ट हमको इस तरह से करना है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, फिर राइबुलोज 5 फॉस्फेट, दो राइबुलोज 5 फॉस्फेट से आइसोमरेज से राइबोज मिलेगा, एपिमरेज से ज़ैलुलोज मिलेगा, ट्रांसकीटोलेज से फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सीरोहेक्टुलोज 7 फॉस्फेट, ट्रांसएल्डोलेज से फ्रक्टोज एंड इरिथ्रोज, और ट्रांसकीटोलेज से अगर इरिथ्रोज एंड ज़ैलुलोज है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है आपस में आइसोमर है और आइसोमरेज की हेल्प से वो एक दूसरे में दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। और देखा जाए जो हमारे पास यहाँ पर मेजर एक तरह से अचीवमेंट होती है, बेनिफिट जो होता है वो NADPH की फॉर्म में है, दो NADPH मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और यहाँ पर जो एंजाइम है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है वो। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट्स है।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एनारोबिक या एरोबिक रिएक्शंस। अब तक जो हमने रिएक्शंस पढ़ी या पाथवेज पढ़े वो सब पार्ट थे एरोबिक रिएक्शन। ठीक है, तो क्या डिसाइड करेगा कि एरोबिक की होगी रिएक्शन या एनारोबिक? एनारोबिक होती है वो प्रोसेस जो डेफिशिएंसी या लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और एरोबिक वो होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो अब तक जो भी थी रिएक्शंस वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है और उससे फिर जो रेस्पिरेशन होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी रिएक्शन जो है क्या क्या है। 6 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल जो है, 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर की प्रेजेंस में 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जनरल रिएक्शन है। और इतनी 2869 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और अब ये कौन डिसाइड करेगा कि एरोबिक रिएक्शन में जाएगा या एनारोबिक रिएक्शन होगा? तो वो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर पायरुवेट। ठीक है, तो पायरू हमारे पास ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस तक तो एरोबिक में भी होता है, एनारोबिक में भी प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस में हमको क्या बनता है? पायरुवेट। अब वो पायरुवेट कहाँ जाएगा? एरोबिक में जाएगा या एनारोबिक में जाएगा? वो डिसाइड कौन करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस। अगर ऑक्सीजन होगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, यहाँ देख सकते हो नीचे डायग्राम में एरोबिक रेस्पिरेशन है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ डायरेक्ट होगा पायरुवेट एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे बहुत सारे। इक्विवेलेंट यहाँ पर अगर हम बात करें तो 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जबकि एनारोबिक रिएक्शन जो है वो कब होगी? जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, और ऑक्सीजन जब एब्सेंट होगी तो अल्कोहल बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनेगा कंप्लीट। एक तरह से यहाँ पर जो है मेटाबॉलिज्म, एक तरह से जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला जो पाथवे है, एनारोबिक रिएक्शंस जो है वो होती हैं। और in plants anaerobic reactions it mainly follows the pathway of alcoholic fermentation। तो ज़्यादातर जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वो यहाँ पर फॉलो होता है। साथ साथ इसमें एक लैक्टेट पाथवे भी है, लेकिन जो लैक्टेट जो बनता है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो इथेनॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि लैक्टेट जो है दोबारा से एसिटल्डिहाइड जो है उसके इथेनॉल में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उस जो प्रोसेस जिससे कि इथेनॉल बने वो प्रोसेस ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। लैक्टेट जो है एक तरह से खुद ही अपने पाथवे को स्टॉप करने में है। ठीक है, वो प्लांट को सिग्नल देता है कि अल्कोहल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, लैक्टेट कम बनता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोसोल में होगी, साइटोप्लाज्म में होती है, और दो तरह से हो सकती है। अगर हम बात करें मेन प्लांट्स की तो एक तो है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेशन हो सकता है, और दूसरा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेशन। तो अल्कोहलिक जो होगी उसमें क्या होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं पायरुवेट एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड फॉर्म होगा। अब एसिटल्डिहाइड के ऊपर एक्ट करेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एसिटल्डिहाइड को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा, और एक NADH मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, साथ ही दूसरा जो पाथवे फॉलो हो सकता है फर्मेंटेशन का वो लैक्टेट का है। पायरुवेट जो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में डायरेक्टली लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH मॉलिक्यूल एक यहाँ पर यूटिलाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज
नहीं होती, इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर लैक्टेट को प्लांट एज अ सिग्नल देखता है, पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है और पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज से एसिटाल्डिहाइड बनता है और एक तरह से अल्कोहल फॉर्मेशन या इथेनॉल फॉर्मेशन प्रमोट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से ये पाथवे आपस में इस तरह से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट एनारोबिक रिएक्शंस जो हो रही हैं। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कुछ differences aerobic and anaerobic respiration में। aerobic respiration it requires oxygen for breaking respiratory substrate, जबकि anaerobic reaction में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। aerobic reaction में exchange of gases जो है वो होता है, जबकि anaerobic reaction में ऐसा exchange नहीं होता। जो aerobic है उसमें respiratory material जो है वो completely oxidize होता है, जबकि anaerobic में partial breakdown होता है, partial oxidation होता है। ठीक है, एरोबिक रिएक्शंस में एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि एनारोबिक रिएक्शन में अल्कोहलिक कंपाउंड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दो कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, एरोबिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, एनारोबिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता। एरोबिक रिएक्शन जो है उसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल एंड एक तरह से टर्मिनल ऑक्सीडेशन जो है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस एंड इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट होता है। एरोबिक रिएक्शन की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होगा एंड क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जबकि एनारोबिक रिएक्शन कंप्लीटली साइटोसोल साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। एरोबिक रिएक्शन में यहाँ पर जैसे देखो फिर से मेंशन किया है 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ये प्रोकैरियोट्स के लिए यूज होगा। अगर 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स है तो यूकैरियोट्स की बात है। ठीक है, एनारोबिक रिएक्शन में रेस्पिरेशन में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो ये लेस एफिशिएंट एक तरह से कह सकते हैं प्रोसेस होता है। एरोबिक रिएक्शन ऑलमोस्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कर सकते हैं, जबकि एनारोबिक रिएक्शंस जो होती हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरिया, फंजाई, जर्मिनेटिंग सीड्स, फ्लैशी फ्रूट्स इनमें होती है। और एरोबिक रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एनारोबिक रिएक्शन में वाटर नहीं बनता है। और अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में तो एरोबिक रिएक्शन होती है, हर प्लांट में होती है। और एनारोबिक रिएक्शन की बात की जाए तो कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं उनमें ही एनारोबिक रिएक्शन होती है, वो होते हैं जर्मिनेटिंग सीड्स, ठीक है, फ्रूट्स एंड सकुलेंट्स जो होते हैं उनमें एनारोबिक रिएक्शन होती है, बिकॉज वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो रेगुलेटेड होती है, या वहाँ पर कंडीशंस ऐसी होती हैं, खासकर जैसे सकुलेंट की बात की जाए तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वहाँ कम हो सकती है, तो इसलिए वहाँ पर एनारोबिक रिएक्शन देखी जा सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। तो सबसे ऑब्वियस सा फैक्टर है ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक एनारोबिक रिएक्शन को एक तरह से डिसाइड करता है कि ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक रिएक्शन होगी, और ऑक्सीजन कम होगी तो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी कम बनेंगे और एनारोबिक रिएक्शंस जो हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर में यहाँ पर वही टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। हर 10 डिग्री सेल्सियस के लिए टेम्परेचर की बात की जाए, इसमें एक तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यूज की, अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट कम्युनिटी में कि टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हर प्लांट अलग तरीके के उसका रेंज जो है टेम्परेचर का वो अलग अलग है। कुछ प्लांट्स जैसे फॉर एग्जांपल जो एरिड रीजन में होते हैं उनका टेम्परेचर रेंज जो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज वो ज़्यादा बड़ा होता है, और जैसे ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं और टेम्परेट रीजन्स के जो प्लांट हैं उनमें जो टेम्परेचर रेंज होती है वो
कम हो जाती है। ठीक है, वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर एक तरह से टॉलरेट नहीं कर सकते, उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर जो है एक तरह से एंजाइम्स को अफेक्ट करता है मेनली यहाँ पर, और उनकी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, और फिर इनडायरेक्टली रेस्पिरेशन को अफेक्ट कर सकता है। लाइट की बात की जाए तो लाइट का क्या है, डायरेक्ट एक तरह से यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है लाइट का, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्या है, अमोनिया जो है वो अफेक्ट करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसको। ठीक है, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो क्या करता है, अगर ध्यान हो, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमको जो है ग्लाइकोलिसिस से जब हम क्रेब साइकिल में जाते हैं तब वो यूज होता है। ठीक है, तो क्या करेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एज इट इज एक्टिव होता है, लेकिन लाइट में सिंथेसाइज हुआ अमोनिया जो है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को फॉस्फोरिलेट कर देता है। यहाँ रेड कलर का जो दिखा है फॉस्फोरेट ग्रुप है, तो ये जब यहाँ पर आ जाता है अमोनियम की वजह से तो वो इनएक्टिव स्टेट में हो जाता है। ठीक है, नेचुरली वो एक्टिव है, और बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो अमोनियम आयन जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, और जब अमोनियम आयन बनना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है, तो वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को जो है इनएक्टिवेट कर देते हैं, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड कर देते हैं, उसका फॉस्फोरिलेशन हो जाता है। और इनएक्टिव जो है उसको फिर एक्टिव करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम होता है फॉस्फेटेज, वो यूज होता है जो उसको दोबारा से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर। तो यहाँ पर लाइट इस तरह से अफेक्ट कर सकती है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो अमोनियम आयन अगर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो वो इस तरह से डिस्टर्ब करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, खासकर बात हो रही है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है उस रिएक्शन को, उसकी रिएक्शंस को जो है उस एंजाइम को अफेक्ट करते हैं, उसको एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, या लाइट की बात करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। तो इसमें यही इम्पॉर्टेंट है, एक तो एरोबिक एनारोबिक रिएक्शन कहाँ पर होती है, उनमें डिफरेंसेस क्या है, और दूसरा है एरोबिक रिएक्शन के बाद से जिसमें आ जाता है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और इसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। साथ में यहाँ ग्लाइकोलिसिस से अटैच्ड होता है मोनोहेक्सोफोस्फेट शंट या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो एक ऑल्टरनेटिव रूट है। और दूसरा है एनारोबिक रिएक्शन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसमें फर्मेंटेशन रिएक्शंस होती हैं, अल्कोहल फॉर्मेशन है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड एल्डिहाइड जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है वो यहाँ पर यूज होते हैं एंजाइम्स, और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं। और इसके अलावा फिर लास्ट में आ जाता है हमारा फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेशन को। और सो दिस वाज अबाउट द लेक्चर। अगर कोई टॉपिक इसमें समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो, और थोड़ा सा ध्यान से करना, रेस्पिरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जब प्लांट फिजियोलॉजी की बात होती है, खासकर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें नेट की बात की जाए या कोई भी एग्ज़ाम की बात की जाए, एमएससी पीएचडी में भी अगर तुम अप्लाई करते हो तो ये जो प्रोसेसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं। और क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, कॉमन से होते हैं, यही कि कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है, और कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो एटीपी मॉलिक्यूल्स का थोड़ा ध्यान रखना कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स
बना रहा है और क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्लूकोज पूछा है या सुक्रोज पूछा है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, इस तरह की चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करो, टॉपिक को रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लेना। कहीं पे भी कोई भी पॉइंट अगर लगे कि हाँ नहीं समझ में आ रहा तो वो ज़रूर पूछना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई छोटे सा भी पॉइंट है अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछ सकते हो। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हेजिटेट करने की बात नहीं है कि ये तो छोटा सा पॉइंट है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर छोटी सी भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो पूछ सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर होने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, अगर कुछ भी ना समझ में आए इसमें, अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है कहीं जहाँ अटक रहे हो या थोड़ा सा भी डाउट है उसमें तो वो पूछ लेना। ठीक है, ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।